गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है हमेशा की तरह मस्त स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं मयंक सर आज आप लोगों के लिए एक काफ़ी डिमांड किया जाने वाला टॉपिक, बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का जो आणविक आधार है। अपने 12th NCERT का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मोल बायो, जिसको अपन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बच्चों इसलिए क्योंकि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ये जो चैप्टर है वो इजी वे में आपका नीट में कवर करता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। बता रहा था मैं कि बच्चों नीट में इस टॉपिक से अपने पास 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस में देखो बच्चों, इनहेरिटेंस की मॉलिक्यूलर बेसिस, वंशागति का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है उसके बारे में अपन यहां डिस्कस करते हैं। तो पहले एक छोटा सा वर्ड लिख रखा है हमने, वंशागति। तो बच्चों वंशागति का मीन जेनेटिक्स में भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस। तो वंशागति का मीन अपन समझते हैं कैरेक्टर जो होते हैं, लक्षण, वो बच्चों कहां से कहां ट्रांसफर होंगे, फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, कि लक्षणों का जनकों से संतानों में स्थानांतरण, संततियों में स्थानांतरण। माता पिता से जो कैरेक्टर बच्चों प्रोजेनी में जाते हैं, ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, संततियों में जाते हैं, वो जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर है वही एक्चुअल में क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। हमें ये तो पता है कि वो कैरेक्टर ले जाने वाले कौन होते हैं, वो जीन होते हैं जो बने बच्चों किसके हैं, डीएनए के। तो ये डीएनए आरएनए वाली जो बात है वो अपन करते हैं इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। क्लियर। तो इसे ही बच्चों मॉलिक्यूलर बेसिस के लिए अपन शॉर्ट में मोल बायो बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसका, इसमें बच्चों अपन मोल बायो में क्या स्टडी करते हैं, तो इसमें स्टडी होती है स्टडी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और जेनेटिक मटेरियल। तो क्या बोला मैंने कि मोल बायो में बच्चों अपन आनुवंशिक सूचनाओं का संचय और स्थानांतरण के बारे में अध्ययन करते हैं कि जो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, आनुवंशिक सूचनाएं, वैसे तो वो मेनली किस फॉर्म में स्टोर होती है, डीएनए के तौर पे। तो इन आनुवंशिक सूचनाओं का स्टोरेज जो डीएनए में स्टोर है, डीएनए न्यूक्लियस अपन क्रोमोसोम में बताते हैं, और उनका स्थानांतरण, संचरण, ट्रांसमिशन, एक से अगली पीढ़ी में जाना, कैसे वो ट्रांसफर होता है, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं, वो है मोल बायो। और ऐसे भी बोल सकते हैं ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, पूरे न्यूक्लिक एसिड का रेगुलेशन मोल बायो है बच्चों। इसी मोल बायो में जैसे हम ऐसे भी बता सकते हैं, मोल बायो में ही आ जाएगा, इसमें स्टडी ऑफ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इनका अध्ययन भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होता है। अब बच्चों सीधा सा है, रेप्लिकेशन में तो डीएनए से क्या बना, डीएनए बना। ट्रांसक्रिप्शन में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे डीएनए से एमआरएनए, और ट्रांसलेशन में वो जो एमआरएनए है उससे आगे क्या बन जाएगी, प्रोटीन। तो मोल बायो का मीन जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोरेज और ट्रांसमिशन के बारे में हम पढ़ेंगे, सूचनाएं कैसे संचित होती है और कैसे वो ट्रांसफर होती है। और इसी को अपन ऐसे बोल देते हैं कि मोल बायो का मतलब इसमें हम किसकी बात करेंगे, रेप्लिकेशन की बात करेंगे। इसी में स्टडी करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, और इसी में बच्चों आएगा ट्रांसलेशन। तो रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए से डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए, ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन। ये इस चैप्टर में अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये बच्चों मोल बायो की हमने बात की। अब देखियो मोल बायो में अपन आगे चलें तो इस चैप्टर में जो मेनली दे रखा है डिटेल में, वो अपना न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए के बारे में विस्तार से समझा रखा है, न्यूक्लिक एसिड। तो फटाफट न्यूक्लिक एसिड कौन से साइंटिस्ट बच्चों, फ्रेडरिक मीशर, ये मैंने साइंटिस्ट वाले चैप्टर में अलग से ही बता रखा है। तो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर करने वाले फ्रेडरिक मीशर इन 1869 में है। और मीशर ने बच्चों न्यूक्लिक एसिड को किसमें, WBC ऑफ पसल, ये पूछा जा सकता है
कि न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले कहां से, पस बोलते हैं मवाद की कोशिकाएं, उसकी WBC में न्यूक्लिक एसिड को देखा। अब इस न्यूक्लिक एसिड को मीशर ने बच्चों नाम दिया न्यूक्लिन। फ्रेडरिक मीशर ने न्यूक्लिक एसिड को क्या कहा, न्यूक्लिन कहा। न्यूक्लिक एसिड इसने नहीं बोला, न्यूक्लिक एसिड बोलने वाले जो साइंटिस्ट थे अल्टमैन ने बच्चों इसके लिए वर्ड क्या यूज किया, न्यूक्लिक एसिड। और एसिड इसलिए बोला क्योंकि ये नेचर वाइज कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए न्यूक्लिक एसिड का। तो खोज करने वाले कौन, फ्रेडरिक मीशर, जिन्होंने कहा क्या, न्यूक्लिन, और अल्टमैन ने इसे बोल दिया न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में बच्चों डीएनए आरएनए पे आए उससे पहले कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये बच्चों एक्चुअल में पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और पॉलीमर में भी बात करूं तो बच्चों ये हेटेरोपॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड का विषम बहुलक। पॉलीमर समझ गए ना भाई, कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक चेन फॉर्म में बन जाते हैं, वही कहलाता है न्यूक्लिक एसिड। ऐसे बोल सकते हो कई न्यूक्लियोटाइड के फ्यूजन से पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और वही उसका क्या है, न्यूक्लिक एसिड। हेटेरो बच्चों, हेटेरो का मतलब भाई एक जैसे हो तब तो होमो, अलग अलग टाइप के हो तो हेटेरो पॉलीमर। तो हेटेरो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है न्यूक्लिक एसिड में ही। अब इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड इज मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। होगी एक ही बात, समझे क्या, कि न्यूक्लिक एसिड तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, पॉलीमर है, और न्यूक्लियोटाइड क्या है, वो मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लियोटाइड ही बच्चों यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वो न्यूक्लिक एसिड की क्या कहलाता है, यूनिट, इकाई भी कहलाता है। अब हम इसी न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कैसे बनता है, फिर अपन डीएनए आरएनए पे आएंगे। तो बच्चों न्यूक्लियोटाइड और एक वर्ड आता है न्यूक्लियोसाइड। पहले मैं न्यूक्लियोसाइड लिख रहा हूं, फिर हम आते हैं न्यूक्लियोटाइड पे। सुन रखे अपन ने नाम, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में किस किस के फ्यूजन से, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर। तो नाइट्रोजिनस बेस और शुगर का जो मिक्सचर है वो तो न्यूक्लियोसाइड है। और जब बच्चों इसी में हम क्या जोड़ दें, एक और आप ऐड कर दो फॉस्फेट, और वो फॉस्फेट का सोर्स यहाँ होता है H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लियोसाइड में जब हम क्या जोड़ दें, फॉस्फेट जोड़ दें, तब बच्चों को क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो हम एक जैसे न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें तीन कंपोनेंट आ गए, एक तो नाइट्रोजिनस बेस क्षार आ गया, शुगर आ गया, एक H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड आ गया। करें डिस्कस। चलो सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं यहां न्यूक्लियोटाइड के जो कंपोनेंट है उसमें सबसे पहले उठा लिया हमने शुगर, शर्करा, कि न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लिक एसिड में कौन सी शुगर होती है। तो बात सीधी सी है बच्चों कि न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर है वो 5 कार्बन वाली होती है, और 5 कार्बन वाली शुगर को हम क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर, पेंटोज होती है। अब इस शुगर के बच्चों 2 टाइप है, एक तो आरएनए में जो शुगर मिलेगी उसे हम क्या बोल देंगे, राइबोज शर्करा, और बच्चों डीएनए में जो होगी दैट्स कॉल्ड डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्लियर है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। डी का मतलब डेफिशिएंसी, हटना, किसका, ऑक्सीजन का। अब देखो बच्चों राइबोज जो है कार्बन कितने, 5, पेंटोज है तो कार्बन 5 है, और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला आपको बायोमोलिक्यूल में बताया हुआ है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का। तो C5 है तो बच्चों H10O5 हो गया, पेंटोज शुगर है, राइबोज। अब बात करें हम डीऑक्सी राइबोज की तो बच्चों C5H10, लेकिन O यहां
ऑक्सीजन 4, समझ गए। तो डीऑक्सी राइबोज में राइबोज से एक ऑक्सीजन कम होता है, इसीलिए इसको डीऑक्सी राइबोज। राइबोज आपको मिलेगी किसमें? आरएनए में मिलने वाली शुगर है, और डीऑक्सी राइबोज बच्चों किसमें? डीएनए में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब थोड़ी सी स्ट्रक्चर की इसकी बात कर लें हम। शुगर की स्ट्रक्चर कैसे? तो ये जो शुगर है बच्चों, राइबोज की स्ट्रक्चर हम पहले देख लें। ये डीऑक्सी राइबोज, तो यहां से फर्स्ट कार्बन ले लिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये रहा फिफ्थ कार्बन। ये लो बच्चों, ये वाली स्ट्रक्चर होगी किसकी? राइबोज की, C5H10O5। डीऑक्सी राइबोज की जब बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज कान खोल लेना। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन। क्या डिफरेंस दिख रहा है बेटा जी? दिख रहा है? आंखें खुली है तब दिखेगा। क्या दिखा कि यहां सेकंड कार्बन पर देखो OH ग्रुप है सेकंड कार्बन पे, लेकिन यहां सेकंड पर केवल H है। तो सेकंड कार्बन पर डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन कम होता है, दूसरे कार्बन पर। ये काम की चीज है सेकंड कार्बन पे। अब देखो बच्चों, एक फंक्शनल OH फंक्शनल ग्रुप है, डीऑक्सी राइबोज में एक फंक्शनल ग्रुप कम है। तो जब क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप कम होगा तो रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा। तो एक काम की चीज ये भी सुन लेना, OH की प्रेजेंस की वजह से, राइबोज में कौन है? OH की प्रेजेंस की वजह से इसकी रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी, स्थायित्व बच्चों क्या होगा? कम होगा। ये OH की वजह से। ये राइबोज का मतलब आरएनए, इसलिए डीएनए आरएनए के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्थायी है। इसलिए बच्चों मेन या बेस्ट जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? डीएनए होता है। और इसका एक रीजन आपके सामने बोर्ड पे कि डीएनए में की शुगर में एक फंक्शनल ग्रुप कम होता है, रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता नहीं है प्रॉब्लम। तो फर्स्ट हमने बात कर ली बच्चों किसकी? शुगर की। आरएनए में राइबोज, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज। सेकंड बात करें फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, फिर अपन नाइट्रोजनस बेस पे आते हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड बच्चों ये है, हेलो, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इसी फॉस्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन आयन को हटा देगा तो अपने पास आ गया ये लो फॉस्फेट। और इसमें अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसी फॉस्फेट की वजह से डीएनए पर चार्ज कैसा बताओगे आप? इसी की वजह से डीएनए या ये न्यूक्लिक एसिड नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। और डीएनए का तो पूछा हुआ भी है, बायोटेक में भी बच्चों पढ़ते हैं अपन। डीएनए पर चार्ज कैसा? ऋणात्मक, ऋणावेशित, नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ फॉस्फेट। तो शुगर की बात कर ली अपन ने, फॉस्फोरिक एसिड की बात कर ली। अब तीसरे कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आए नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन क्षारक। इनकी बात करें नाइट्रोजनस बेस, तो अपने को पता है 2 हम पढ़ते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। और बच्चों जो नाइट्रोजनस बेस है वो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक समझ गए ना? विषम चक्रीय, विषम चक्रीय, एरोमेटिक बेंजीन रिंग जैसे स्ट्रक्चर, विषम चक्रीय यौगिक है नाइट्रोजनस बेस, जिसमें बच्चों 2 हम पढ़ेंगे। फर्स्ट प्यूरिन, सेकंड आएगा पायरिमिडीन, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। तो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, 2 प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। अब बच्चों डिफरेंस सिंपल सा सीधा सा याद रख लियो। डिफरेंस क्या, कैसे पता चलेगा? प्यूरिन जो है ये तो बच्चों डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, 2 वलय दिखाई देगी, और पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर।
अभी अपन देख लेते हैं। तो जिसमें डबल रिंग है, 2 वलय दिख रही है बच्चों, वो तो प्यूरीन है। सिंगल रिंग वाली स्ट्रक्चर कौन है? पाइरिमिडीन। अब वो डबल रिंग कौन कौन सी है ये भी सुन लो। इसमें जैसे ऐसी अगर स्ट्रक्चर आपको दिख रही है बच्चों, अगर डबल रिंग वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है तो वो 100% कौन है? प्यूरीन। 2 रिंग दिख रही है। अगर रिंग एक ही है बच्चों, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर दिख रही है, तो हम उसको बोलेंगे पाइरिमिडीन, ये वाला। तो डबल और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर ये आ गई। अब इसमें एक वो नाइट्रोजन वाली पोजीशन आपको ध्यान रखनी है, देख लेना है थोड़ा बोर्ड पे। यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 और 9। इसमें नंबरिंग यहां से बताते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अगर एक रिंग आपको दिख रही है तो पाइरिमिडीन है, और 2 रिंग वाली स्ट्रक्चर है तो बच्चों को क्या होगी? प्यूरीन होगी। क्या नाम इन रिंग को देते हैं? तो ये जो फर्स्ट रिंग दिख रही है आपको, ये वाली, ये तो होती है पाइरिमिडीन रिंग। रिंग का नाम है बच्चों पाइरिमिडीन रिंग। ये वाली जो रिंग दिख रही है दैट्स कॉल्ड इमिडाजोल रिंग। और इसमें एक ही रिंग है, वो कौन सी है? पाइरिमिडीन रिंग। बात समझ रहे हो? तो प्यूरीन वो जिनमें डबल रिंग स्ट्रक्चर हो, कौन सी? एक रिंग पाइरिमिडीन है और दूसरी बच्चों इमिडाजोल रिंग बोलते हैं उसको। इसमें एक ही रिंग है, वो पाइरिमिडीन। अब इसमें देखो पाइरिमिडीन रिंग में बच्चों, ये पाइरिमिडीन रिंग इधर वाली, इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4, और नाइट्रोजन कितने? 1 और 2। तो पाइरिमिडीन में 4 कार्बन के साथ 2 नाइट्रोजन दिखेंगे, नहीं हो कंफ्यूज। इमिडाजोल में देख लो, कार्बन 1 2 3 ये कॉमन है, तो 1 2 3 कार्बन के साथ 2 नाइट्रोजन दिखेंगे। क्लियर? अब इनमें बच्चों नाइट्रोजन की पोजीशन पूछ लेते हैं, नाइट्रोजन कहां कहां है ये देख लेना बोर्ड पे। प्यूरीन में कहां कहां नाइट्रोजन? फर्स्ट पे, थर्ड पे, 7 पे, 9 पे। समझ गए कहां कहां नाइट्रोजन? नाइट्रोजन कहां लिख रहा हूं? फर्स्ट, थर्ड, 7th और 9th पोजीशन पे कौन? नाइट्रोजन। देख लो फिर से, फर्स्ट, थर्ड, 7 और 9। इधर आते हैं पाइरिमिडीन में। तो पाइरिमिडीन में एक ही रिंग है, तो इसमें बच्चों वही कार्बन 4, नाइट्रोजन 2, 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन, वही पाइरिमिडीन वाली बात होगी। और नाइट्रोजन कहां कहां? फर्स्ट पे और थर्ड पे। नाइट्रोजन की पोजीशन आएगी फर्स्ट और थर्ड। क्लियर है? नहीं है प्रॉब्लम? तो प्यूरीन और पाइरिमिडीन, और इसके एग्जाम्पल आपको पता है। प्यूरीन में बच्चों कौन आते हैं? प्यूरीन में तो एडिनिन एंड ग्वानिन। पाइरिमिडीन में कौन आए? थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन आपको पता है ओनली इन डीएनए बच्चों, और यूरेसिल ओनली इन आरएनए, जबकि साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है। ये भी दोनों में होंगे, एडिनिन और ग्वानिन। तो डीएनए में पूछे कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस, और आरएनए में कौन कौन से, पूछ लेते हैं कई बार कॉमन कौन से, अलग से कौन से हैं। तो डीएनए में बच्चों एडिनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन और साइटोसिन है। आरएनए में एडिनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन की जगह यूरेसिल है, और ये वाला साइटोसिन है। बस आगे बात समझ। तो डीएनए में थाइमिन की जगह आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है, और वो कौन है? पाइरिमिडीन है। क्लियर है ना? अब चलो एडिनिन ग्वानिन की मैं थोड़ी सी स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको, कैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। देख लें। ये रही बच्चों, तो स्ट्रक्चर देखियो बोर्ड पे आपके सामने। क्या? साइटोसिन, चलो ये तो पाइरिमिडीन, पहले प्यूरीन दिखा देता हूं, ये लो
कुछ नहीं, सीधी सी है, बोर्ड पे आपके उसमें एग्जाम में आपको डायग्राम देके फिर पूछेगा, तो कोई इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले तो देख लेना कि डबल रिंग है, डबल रिंग है मतलब वो प्यूरिन ही होगा। अब पहले स्ट्रक्चर में देखो बच्चों, डबल रिंग है, प्यूरिन है, प्यूरिन में भी दो है, एडेनिन और ग्वानिन। तो यहां देखो अगर एमिनो ग्रुप, ऊपर देख लियो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड है, यहां एमिनो ग्रुप अगर फ्यूज है, एमिनो ए, ये तो ये स्ट्रक्चर हुई एडेनिन। दूसरा ऊपर ऑक्सी ग्रुप, एमिनो इधर आ गया, तो एडेनिन के अलावा दूसरा प्यूरिन कौन होगा, ग्वानिन। ये लो, तो प्यूरिन दो ही है, बस एमिनो ए, एमिनो ऊपर है तो एडेनिन और बाकी ग्वानिन। तो यहां देख लो, अब क्या बोल सकते हो इसको, एडेनिन में 6 पर एमिनो ना, 6 नंबर कार्बन पर एमिनो, तो इसको हम एडेनिन को ये नाम भी दे देते हैं 6 एमिनो प्यूरिन। हेलो, तो ये 6 एमिनो प्यूरिन ये आ गया। यहां बच्चों 6 पे ऑक्सी और एमिनो सेकंड कार्बन पे दिख रहा है, तो 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन, बस बोल सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट, पायरिमिडीन की बात करें, ये पायरिमिडीन बोर्ड पे 3 पायरिमिडीन आपके सामने है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो देखो सिंगल रिंग अगर बच्चों दिख रही है ना, तो वो पायरिमिडीन होगा। अब साइटोसिन में एमिनो ऑक्सीजन दोनों, वहां जो ग्वानिन था, ग्वानिन में भी दोनों थे ना। अब इसको ऐसे समझ लेना कि हमें पता है एडेनिन तो बाइंड होता है थाइमिन से बच्चों, और ग्वानिन बाइंड होता है साइटोसिन से। तो पीछे जो ग्वानिन की स्ट्रक्चर थी ना, उसी से कंपेयर कर लेना, ये रहा ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन से बाइंड होगा, तो ग्वानिन में बच्चों ऑक्सी और एमिनो दोनों ग्रुप है, पोजीशन अलग है, ये 6 पर ये सेकंड पर। तो ऐसा ही ग्वानिन से अगर मैं साइटोसिन पे आऊं, तो वही एमिनो ऑक्सी ग्रुप यहां भी है, बट पोजीशन चेंज हो गई, उसमें यहां ऑक्सी था या एमिनो, बस तो ये पोजीशन यहां चेंज कर ली, तो ग्वानिन की जगह ये आ गया साइटोसिन। दोनों की जगह, दोनों पोजीशन पर ऑक्सीजन आ जाए तो वो क्या है, यूरेसिल, जो आरएनए में होगा। और यहां ये रही नंबरिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। सेम देखो यूरेसिल की जैसी मैंने स्ट्रक्चर बनाई है बच्चों, वही 2 ऑक्सी ग्रुप, लेकिन 5वें कार्बन पर एक और ग्रुप आ गया मिथाइल। तो ये मिथाइल ग्रुप आते ही वो क्या बन गया, थाइमिन। इसलिए थाइमिन का एक नाम और है बच्चों, थाइमिन को बोलते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। ये लो, सेम यूरेसिल जैसा है ना, बस 5वें कार्बन पर मिथाइल आ गया, इसलिए इसका नाम रख दिया 5 मिथाइल यूरेसिल। थाइमिन डीएनए में मिलेगा, ये आपको आरएनए में, साइटोसिन दोनों में कॉमन होता है। अब एक चीज और, थाइमिन में एक्स्ट्रा यूरेसिल से कौन है, मिथाइल है। इस मिथाइल की वजह से भी बच्चों रिएक्टिविटी, एक्शन कम होगा, इसीलिए आरएनए की क्रियाशीलता ज्यादा, डीएनए की इस बेस पर भी बता सकते हैं। बाकी मेन तो वो कौन सा होता है, OH ग्रुप पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो ये नाइट्रोजनस बेस, शुगर, ये हमने सब डिस्कस किए। चलो नेक्स्ट बच्चों आते हैं, अब कैसे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनते हैं उस पर अपन बात करें। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हमने ये तो बता दिया कि भाई एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट आ गए, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। वो कैसे बाइंड होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड उनके बीच बनते हैं, उन पे सिंपली मैं बता दूं। तो स्ट्रक्चर से जैसे बच्चों, सबसे पहले हमने लिए शुगर, कौन सी शुगर, पेंटोज शुगर, इसका फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कार्बन इसका 5th, पेंटोज ही तो थी। फर्स्ट कार्बन पे बच्चों क्या जुड़ा, फर्स्ट कार्बन पे जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस, फर्स्ट कार्बन पे जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस, ध्यान से सुनना। नाइट्रोजनस बेस अपने पास 2 है, N9 और N1, कुछ बुक्स में बच्चों N3 भी बता रखा है। तो N9 तो जुड़ता है प्यूरिन के रेफरेंस में, N3 नाइट्रोजन या N1 जुड़ता है पायरिमिडीन के रेफरेंस में। समझ रहे हो बात, देखियो बोर्ड पे। शुगर का पहला कार्बन जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस से, अब वो नाइट्रोजनस बेस के 9th नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और फर्स्ट से भी जुड़ सकता है, दोनों में मेन फर्स्ट कंसीडर करते हैं। प्यूरिन है तो 9th से जुड़ेगा, और पायरिमिडीन है तो फर्स्ट नाइट्रोजन से बाइंड होता है। कैसे, देखियो मैं फिर उस डायग्राम पे आता हूं, ये रहा, इसमें समझना, ये रहा बच्चों, दिख रहा आपको, ये लो। अब अगर
अगर यहां हम बना लें क्या, ये मान लो शुगर अपनी, तो इस शुगर के फर्स्ट कार्बन से या तो ये 9th नाइट्रोजन पे प्यूरिन वाले में, और इस रेफरेंस में अगर वो पायरिमिडीन है तो इस फर्स्ट कार्बन से वो बाइंड होता है। चलो वहां भी मैं सिंपली आपको बता देता हूं, ये रहा। तो नाइट्रोजनस बेस अगर प्यूरिन है तो 9th से, पायरिमिडीन है तो फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ता है। इधर जो 5वां कार्बन है ये बच्चों जुड़ेगा फॉस्फेट से, फॉस्फेट से ये होता है। बॉन्ड को क्या नाम दे दोगे, ये वाला बॉन्ड, हाँ, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखो बच्चों, जब कार्बोहाइड्रेट में बता रहा था आपको बायोमोलिक्यूल में, तो वहां मैंने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताया था, एन नहीं, ओनली ग्लाइकोसिडिक आए तब कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोसिडिक होता है COC। यहां इधर का कार्बन और इधर का नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के साथ फ्यूज हो रहा है तो हमने क्या बोल दिया, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक और न्यूक्लिक एसिड में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है बात ये। अब अगर प्यूरिन है तो 9th नाइट्रोजन से, पायरिमिडीन है तो उसके फर्स्ट या थर्ड पोजीशन वाले नाइट्रोजन से फ्यूज होगा। ये वाला बॉन्ड, हाँ, फॉस्फेट से है तो फोस्फो ना, फोस्फो डाइएस्टर नहीं मुन्ना, फोस्फो एस्टर बॉन्ड बोलेंगे, बस यही कंफ्यूज होते हो। डाइएस्टर नहीं है, ये फोस्फो एस्टर बॉन्ड है। डाइएस्टर क्या है वो भी आगे अपन समझते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बोर्ड पे दिख रही है वो एक न्यूक्लियोटाइड बच्चों आपको दिख रहा है। अब इसमें हम बता सकते हैं ऐसे, कैसे, ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये तो है न्यूक्लियोसाइड, और जब इसमें हम फॉस्फेट भी जोड़ दें तब बच्चों क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। ये लो, ये पूरा ही यहां से यहां तक अगर आपसे पूछ लिया जाए देन वी कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है। तो ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कोवलेंट है, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो नाइट्रोजनस बेस हमेशा शुगर के फर्स्ट कार्बन से और फॉस्फेट हमेशा शुगर के 5th कार्बन से फ्यूज होता है। नहीं प्रॉब्लम इतनी। चलें, अब देखो इसी में आपसे पूछ ले, छोटा सा क्वेश्चन ही पूछ लिया कि इन वन न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड में हाउ मैनी नाइट्रोजनस बेस, हाउ मैनी शुगर मोलिक्यूल, हाउ मैनी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाउ मैनी फॉस्फो एस्टर बॉन्ड एंड फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड में इनकी नंबर बच्चों कितनी क्या होगी, तो एक न्यूक्लियोटाइड में देख लो ऊपर, इसी में बता सकते हो आप। एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस एक होगा, इधर प्यूरिन और पायरिमिडीन एक ही होगा, या तो प्यूरिन हो गया पायरिमिडीन होगा। शुगर एक, फॉस्फेट भी एक, ग्लाइकोसिडिक एक, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एक, लेकिन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता ही नहीं है, एक न्यूक्लियोटाइड में नहीं होगा। ये ध्यान रखना इसमें, तो हम यहां डिस्कस कर लेंगे। अगर एक न्यूक्लियोटाइड बच्चों दे रखा है, एक न्यूक्लियोटाइड अगर दे रखा है, हाँ, तो उसमें नाइट्रोजनस बेस 1, शुगर मॉलिक्यूल 1, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1, फॉस्फोएस्टर 1 और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड उसमें नहीं होगा। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं होगा। समझ गए बात को? क्लियर है। अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहां होगा, कैसे बनता है, उसको अपन आगे समझते हैं। यहां तक नहीं है प्रॉब्लम, चलें आगे। तो ये न्यूक्लियोटाइड की बच्चों हमने बात कर ली कि कैसे न्यूक्लियोटाइड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहां। अब वो जो मैं नाइट्रोजन वाला बता रहा था ना, प्यूरिन पायरिमिडीन वाला, तो इसको भी मैं समझा दूं। फर्स्ट कार्बन ले लो एक बार इसी से। अब फर्स्ट कार्बन से हम डिस्कस करें तो फर्स्ट कार्बन से बच्चों ये लेना कि जैसे मान लो इधर अपन वो बना लें, तो ये प्यूरिन में 7th और ये कौन सा था, 9th। तो
तो इसके फर्स्ट कार्बन तो ये 9 से जुड़ेगा, ऐसे रिवर्ट भी अपन उसको कर सकते हैं, तो यहाँ 9 से जुड़ेगा। अगर यही मैं बोलूं कि पायरिमिडीन है तो ये लो, ये फर्स्ट था तो ये यहाँ फर्स्ट से जुड़ेगा। ऐसे कुछ बुक्स में उसको थर्ड भी बता रखा है, बाकी आप फर्स्ट से कंसीडर कर लियो और वहां वो 9th से फ्यूज होता है। ठीक, चलें आगे। चलो, ये न्यूक्लियोटाइड। अब बच्चों देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड और वगैरह के। जैसे अगर मैं डीएनए में बोलूं तो डीएनए में तो हम बोल देंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डीएनए में तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बोल दो। और आरएनए में अगर है देन वी कॉल्ड बच्चों राइबो न्यूक्लियोटाइड। बस, तो डीऑक्सी और राइबो न्यूक्लियोटाइड, पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा फिर न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड और साइड है वो अपन समझ लेते हैं कि डीएनए में कौन सा बनता है और आरएनए में कौन से बनेंगे। तो सबसे पहले जैसे इधर हम लिख लें नाइट्रोजनस बेस, कौन सा जुड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस बच्चों फ्यूज होगा शुगर से, पहले बनेगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड से फिर इसमें जुड़ेगी फॉस्फेट, तब बनेगा न्यूक्लियोटाइड। बस एक दो एग्जांपल देख लो फिर याद ही हो जाएंगे अपने को। सबसे पहले हमने लिखा नाइट्रोजन बेस, मैंने बच्चों एडिनिन लिख लिया। अब मान लो आरएनए है तो आरएनए में शुगर कौन सी आएगी? राइबोज। तो न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा उसे हम बोलेंगे एडिनोसिन। क्या कहलाएगा? एडिनोसिन। तो एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड है। एडिनोसिन में बच्चों हमने किसको जोड़ा? फॉस्फेट को जोड़ा। देन अब ये बन गया एडिनाइलिक एसिड। तो जो एडिनाइलिक एसिड है वो क्या हुआ? वो न्यूक्लियोटाइड हुआ। और एडिनोसिन क्या हुआ? न्यूक्लियोसाइड हुआ। इसको हम एएमपी भी बोल देते हैं। एटीपी नहीं, एएमपी। एएमपी बोले तो एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट। कितना बच्चों? एक ही फॉस्फेट हुआ ना, तो एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट। तो ये तो बात हुई राइबोज आरएनए के लिए। अगर हम बात करें कि भाई इसी एडिनिन को डीएनए की अगर बात करें तो बच्चों वहां शुगर कौन सी है? डीऑक्सी राइबोज। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड साइड बना वो डीऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी एडिनोसिन किसके साथ फ्यूज हुआ? फॉस्फेट बन गया डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, ये लो। और इसके लिए हम लगा देंगे DAMP, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। बिल्कुल सेम है, बस डीऑक्सी राइबोज है तो आगे आपने डीऑक्सी लगा दिया, डीऑक्सी एडिनोसिन, ये डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। क्लियर? ये तो हमने बात की एडिनिन के रेफरेंस में। अगर गुएनाइन हो तो अब फटाफट बताई देता हूं मैं, समझाना। राइबोज तो गुएनोसिन और फॉस्फेट जुड़ने के बाद गुएनाइलिक एसिड। गुएनाइलिक एसिड को बोल दो गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट। बस। और यहाँ डीऑक्सी है तो डीऑक्सी गुएनोसिन और डीऑक्सी गुएनाइलिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये तो दोनों एडिनिन ग्वानिन तो प्यूरिन हुए। पायरिमिडिन की बात करूं, मैंने लिखा साइटोसिन, आगे शुगर लिखी राइबोज। तो साइटोसिन जब किससे मिलता है? अब यहां गुएनोसिन की तरह साइटोसिन मत कर देना, क्योंकि साइटोसिन तो खुद नाइट्रोजनस बेस है। अब बच्चों ये पायरिमिडीन है तो बनने वाला न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा साइटिडीन। साइटोसिन क्या है? पायरिमिडीन है। सफिक्स क्या है? पायरिमिडीन। तो यहां भी लास्ट में क्या आया? इडीन, साइटिडीन। और जो इससे न्यूक्लियोटाइड बना वो साइटिडिनाइलिक एसिड। इसको हम बोल देंगे साइटिडिनाइलिक एसिड। क्लियर बात? साइटिडिनाइलिक एसिड। अब डीऑक्सी है तो डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी साइटिडिनाइलिक एसिड। मैं यहां लिखूं बच्चों थाइमिन लिखा, तो थाइमिन लिखा तो आगे क्या आनी चाहिए? राइबोज की डीऑक्सी राइबोज। इतना भेजा लगा लो। थाइमिन आरएनए में तो होता नहीं, तो राइबोज नहीं आएगी, यहां आएगी डीऑक्सी
राइबोज। तो क्या बनेगा? डिऑक्सी थाइमिडीन। क्लियर? डिऑक्सी थाइमिडीन और आगे बन गया डिऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। और इसमें मैं मान लो यूरेसिल लिखता हूं, आपको पता ही है, बस ऐसे ही समझा रहा हूं। यूरेसिल है तो डीएनए नहीं होगा ना, आरएनए होगा, राइबोज, तो यूरिडीन, और न्यूक्लियोटाइड बन गया यूरिडाइलिक एसिड, यूरेसिल मोनोफॉस्फेट। नहीं है प्रॉब्लम। तो अगर पायरिमिडीन है तो लास्ट में आप एडीन लगा देना, और एडिनिन में एडिनोसिन और एडिनोसिन और गुएनोसिन, ये फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट अपन न्यूक्लिक एसिड ले लें, डीएनए, इसको अपन 2-डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोल देंगे, 2-डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। 2 बच्चों इसलिए हो गया क्योंकि सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन नहीं था, राइबोज के कंपेयर, ध्यान आया। अब डीएनए में बेटा जी वही फेडरिक मिशर जिसने न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था, डिस्कवर किया था। डीएनए पे अपने को पता है नेगेटिवली चार्ज होता है फॉस्फेट की वजह से, एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय होता है बच्चों। और डीएनए का जो सिंथेसिस है, संश्लेषण है, वो कौन सी फेज में हुआ? एस फेज में। एस फेज में होता है ना इंटरफेज की, एस सिंथेसिस फेज। इसके अलावा बच्चों डीएनए मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, मुख्य आनुवंशिक पदार्थ, और इसके लिए भी अपन जेनेटिक मटेरियल के लिए आगे एक्सपेरिमेंट अपन डिस्कस करेंगे। बाकी आरएनए के कंपेयर डीएनए मेन जेनेटिक मटेरियल है, और उसका रीजन एक तो हमने पढ़ लिया था कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, आरएनए से स्थायित्व ज्यादा है बच्चों। नेक्स्ट, डीएनए जो है स्टोरेज करता है किनका? स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये आनुवंशिक सूचनाओं के संचय में सहायक है बच्चों। इंफॉर्मेशन में बेस्ट डीएनए होता है। ट्रांसमिशन में हम आगे आरएनए की भी बात करेंगे। तो जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो डीएनए के फॉर्म में स्टोर होती है, संचित होती है। क्लियर? अब डीएनए से फिर वो आरएनए, देन बच्चों क्या फॉर्म होगा? प्रोटीन। अगला, डीएनए में ही अब कुछ साइंटिस्ट है बच्चों इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहले तो वो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, ये साइंटिस्ट वाले अपन ने जो एक वीडियो अपलोड किया था उसमें बता रखे थे। फ्रैंकलिन विल्किंस, इन्होंने सबसे पहले बच्चों डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो एक्सरे टेक्निक, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक से डीएनए की स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, डीएनए की संरचना के बारे में बताया था। लेकिन जब डिटेल स्टडी की बात आती है बच्चों तो डीएनए में वही दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने, वाटसन और क्रिक ने 1953 में, वाटसन और क्रिक इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1953 इन्होंने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है, डबल हेलिकल, ऐसे बोल देते ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और इन्होंने एक्चुअली बच्चों जिस डीएनए के बारे में बात की थी वो बी डीएनए था, ये भी पढ़ेंगे अभी अपन, डीएनए का एक टाइप बी डीएनए। तो इन्होंने बी डीएनए के बारे में बताया कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी? डबल हेलिकल। अब बच्चों वाटसन क्रिक ने जो बताया था, इन्होंने यूज किए थे उन्हीं के एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो इन्होंने लिए थे उसी फ्रैंकलिन और विल्किंस ने। कहने का मतलब बच्चों, फ्रैंकलिन विल्किंस ने जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बताया, उन्हीं के जो डेटा थे, इन्हीं के डेटा को यूज किया वाटसन और क्रिक ने, फिर बताया कि डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है, और जिस डीएनए के बारे में बता रहे थे वो क्या था? बी डीएनए। क्लियर? तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा बोलते हैं जो इन्होंने फ्रैंकलिन और विल्किंस के यूज किए थे। इसी के लिए बच्चों डीएनए की और इसकी स्ट्रक्चर की डिस्कवरी के लिए ये भी ध्यान रख लेना इन तीनों साइंटिस्ट को, तीनों कौन कौन? वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस,
इन तीनों को एक साथ संयुक्त रूप से 1962 में वन नोबेल प्राइज, 1962 का इन तीनों को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला, वाटसन, क्रिक और विल्किंस को। फ्रैंकलिन का नाम नहीं आया बिकॉज ऐसा बताते हैं फ्रैंकलिन की डेथ हो चुकी थी और डेथ के बाद बच्चों नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। तो ये तीन के नाम वाटसन, क्रिक और विल्किंस। अब जो वाटसन और क्रिक ने बच्चों डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, एक्चुअल में वो क्या थी, क्या बातें इन्होंने बताई, तो अपन वही डिस्कस करें। डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होती है और इसमें क्या क्या उन्होंने पॉइंट बताए थे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो पहले जैसे डबल हेलिकल में बच्चों कुछ पॉइंट, फर्स्ट तो ये आ गया कि डीएनए की डबल हेलिकल में एक तो वो 2 स्ट्रैंड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड बोल देते हैं ना, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। हालांकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में एक ही स्ट्रैंड होता है या डबल स्टैंडर्ड में 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। दूसरा इन्होंने बताया कि भाई दोनों जो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मीन बच्चों, प्यूरीन के सामने कौन, प्यूरीन बाइंड होगा पायरिमिडीन से। तो कहने का मतलब ये डबल बॉन्ड नहीं है, बता रहा हूं प्यूरीन किससे बाइंड होगा, पायरिमिडीन से होगा, इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो दोनों स्ट्रैंड डीएनए के एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिसमें प्यूरीन जुड़ता है पायरिमिडीन से या पायरिमिडीन के सामने होगा प्यूरीन, और वो अपन बता ही सकते हैं ना, अपने को पता ही है। एडेनिन के सामने बच्चों कौन होगा, थाइमिन, और गुआनिन के सामने कौन होगा, साइटोसिन। तो एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पता है अपने को। फोर्थ, इन्होंने कहा कि जो दोनों स्ट्रैंड है बच्चों वो एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, प्रति समानांतर। ये ध्यान रख लेना, 2 वर्ड मैंने लिखे हैं बच्चों, प्रति समानांतर। क्या पहला वर्ड लिखा है मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में तो आ गया प्यूरीन जुड़ेगा पायरिमिडीन से और पायरिमिडीन जुड़ेगा प्यूरीन से। एंटी पैरेलल का मीन बच्चों क्या, कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड मान लो होगा 3 to 5 डायरेक्शन में, तो दूसरा 5 to 3 डायरेक्शन में है। ऐसे एक दूसरे के एंटी पैरेलल, एक 3 to 5 है, दूसरा 5 to 3 डायरेक्शन। इसको अपन क्या बोल देंगे, एंटी पैरेलल। अगला, इनमें डीएनए में बेस स्टेकिंग प्रेजेंट होती है, बेस स्टेकिंग प्रेजेंट। देखो ये क्या है, बेस स्टेकिंग का मतलब बच्चों ये होता है कि जो नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में बेस पेयर होंगे ना, वो एक के ऊपर एक ऐसे सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। जैसे ए डबल बॉन्ड टी है, सी ट्रिपल बॉन्ड जी है, कुछ भी, यहां टी डबल बॉन्ड ए आ गया। तो बेस पेयर नाइट्रोजिनस बेस एक के ऊपर एक सीक्वेंस में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं ऐसे फिक्स डिस्टेंस पे, उसको बोलते हैं बेस स्टेकिंग। एक के ऊपर एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं। जैसे अपन ग्रेनम में देखते हैं ना थाइलेकोइड, तो फिक्स अरेंजमेंट होता है, उसको बोलते हैं बेस स्टेकिंग प्रेजेंट। और ध्यान बच्चों ये रखना कि जो बेस स्टेकिंग होती है, इस वजह से स्टेबिलिटी, डीएनए को, उसकी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, स्थायित्व है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी यही काम करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड और बेस स्टेकिंग दोनों एक तरह से एनसीईआरटी की लाइन है। इस चैप्टर की मैं एनसीईआरटी भी आपको रीडिंग लगवाऊंगा बच्चों, बिल्कुल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन हम लाइन टू लाइन रीडिंग लगाएंगे। तो बेस स्टेकिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या प्रदान करते हैं, स्टेबिलिटी। और बेस स्टेकिंग का मतलब नाइट्रोजन बेस पेयर के ऊपर एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस और सब फिक्स रहती है। चलते हैं आगे। तो क्या क्या पॉइंट आ गए, पहला आ गया डबल स्ट्रैंडर्ड, 2 स्ट्रैंड अगर हैं तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मीन आप समझ गए, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, ठीक है। इनमें क्या प्रेजेंट है, बेस स्टेकिंग प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इसको क्या प्रदान करती है, स्थायित्व, स्टेबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट चलो बच्चों। अब जैसे वो जो 2 स्ट्रैंड अपन बच्चों बात करते हैं, सिंपली बता दूं मैं, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड मान लो, डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड, ये बच्चों मान लेते हैं अपन मिड एक्सिस बीच में है, ये मान लिया अपन ने मिड एक्सिस।
यहाँ बीच में हाइड्रोजन वो नाइट्रोजन बेस, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। अब 2 स्ट्रैंड है, इसको हमने मान लिया बच्चों 5 to 3 डैश, ये 3 to 5 डैश। क्लियर? अब देखियो कौन सा स्ट्रैंड को अपन क्या बोलते हैं, तो ये वाली तो एक्सिस मिड एक्सिस हुई, मिड एक्सिस ऑफ डीएनए। अब जो 3 to 5 वाला है बच्चों, दैट्स कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। नाम अपने को ध्यान रखते हैं, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, और भी इसका नाम आएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो 5 to 3 डैश वाला है, ये 5 to 3 डैश वाला, दैट्स कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड, रज्जुक कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, और इसी को बोल देते हैं सेंस स्ट्रैंड भी, कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड। जबकि टेम्पलेट का दूसरा नाम नॉन कोडिंग और बच्चों एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो डीएनए में अपने पास 2 स्ट्रैंड आ गए, एक तो कोडिंग आता है, दूसरा टेम्पलेट आता है। तो उसको कोडिंग बोल दिया तो इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन कोडिंग। हालांकि जब कोडिंग होगा ना तो इसका रोल रहेगा, ये आगे बता दूंगा मैं। और वो सेंस है तो ये क्या कहलाए बच्चों, एंटी सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, इतनी बात। अब देखो क्या डिफरेंस मेजर होता है टेम्पलेट और में। तो पहला तो अपने को ये पता ही चल रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा किधर से किधर, 3 to 5 डैश वाला। ठीक, और जो 5 to 3 वाला है वो बच्चों कौन सा है, कोडिंग स्ट्रैंड होता है। दिख ही रहा ना, ये तो ये रहा 5 to 3 वाला कोडिंग है, 3 to 5 वाला कौन सा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब इसी डायग्राम में एक चीज ये ध्यान रख लियो कि जो कंप्लीट हेलिकल है डीएनए का, ये कंप्लीट हेलिक्स, कंप्लीट कोइलिंग, एक डीएनए का पूरा घुमाव कोइलिंग बच्चों, इस कंप्लीट कोइलिंग को बोलते हैं हेलिक्स और हेलिक्स लेंथ, हेलिकल और हेलिक्स लेंथ। किसको बोला बच्चों मैंने, एक कंप्लीट कोइलिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए के पूर्ण घुमाव कुंडलन को हम क्या नाम देंगे, हेलिक्स और हेलिक्स लेंथ। वैसे इसमें जैसे जहां मेजर ग्रूव होते हैं और जो हल्की खांच है उसको माइनर ग्रूव भी बोलते हैं बच्चों, ग्रूव उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। अब यहां ये जो हेलिक्स हुआ, कंप्लीट कोइलिंग के लिए वर्ड आ गया ना, कंप्लीट घूर्णन को हेलिक्स बोला, हेलिक्स। अब इसकी लेंथ पूछ लेते हैं बच्चों, हेलिक्स लेंथ दूरी कितनी, तो कंप्लीट कोइलिंग 34 एंगस्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट डेटा है सीधे से। एक कंप्लीट कोइलिंग कितने एंगस्ट्रॉन की, 34 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन की बजाय हमने लिख दिया 3.4 नैनोमीटर। ये लो, तो डीएनए के बी डीएनए का जो पूरा घुमाव है जिसे हमने हेलिक्स बोला या हेलिक्स लेंथ बोला, उसका लेंथ कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर। इसी में बच्चों एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर आए, एक हेलिक्स में अगर ये पूछे टोटल बेस पेयर वो होते हैं 10। बीपी नॉट ब्लड प्रेशर, बीपी यहां बेस पेयर, क्षार युग्म। अब पेयर का मतलब ये हो गया बच्चों, मैंने लिखा ए एडिनिन, एक नाइट्रोजनस बेस है, अपन ने लिखा ए डबल बॉन्ड टी, तो ये पूरा एक क्या हो गया, बेस पेयर हो गया। ठीक है, तो ऐसे एक पूरी कोइलिंग में कितने बेस पेयर मिलेंगे, 10 बेस पेयर। जब 10 मिलेंगे तो बच्चों टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे, अरे सीधी सी बात है, एक पेयर में नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, 2, तो 10 बेस पेयर में नाइट्रोजनस बेस कितने हुए, 20। क्लियर? तो एक कंप्लीट हेलिक्स में 34 एंगस्ट्रॉन लेंथ है, इतने बेस पेयर, इतने नाइट्रोजनस बेस। अब बच्चों बात ये हुई कि 34 एंगस्ट्रॉन तो टोटल की लेंथ होगी एक हेलिक्स की, और उसमें बेस पेयर कितने हैं, 10, ऐसे 10 है, ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, टी डबल बॉन्ड ए, ऐसे टोटल 10 है, तो 10 की है 34 एंगस्ट्रॉम। तो 2 बेस पेयर के बीच की दूरी, हाँ कितनी बच्चों, तो ये लाइन आ गई, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव बेस पेयर या पास के निकट के बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी हो गई, 34 है, टोटल 10 है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉन। और इसको नैनोमीटर में करें तो 0.34 नैनोमीटर। ये तो वाह हो गया।
बस। तो ये दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस अपन कितनी बता देंगे, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर, नहीं है प्रॉब्लम। दो स्ट्रैंड आपके पास आ गए, एक टेम्पलेट आ गया, दूसरा कौन सा आ गया, कोडिंग आ गया। कोडिंग को सेंस बोलते हैं, टेम्पलेट को एंटी सेंस बोलते हैं। नॉन सेंस तो नहीं बोलेंगे बच्चों, एंटी सेंस। और कोडिंग है तो टेम्पलेट कौन सा हो गया, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अब बात छोटी सी यही क्लियर कर लो कि टेम्पलेट और अपन कहां यूज करेंगे। तो बच्चों जो कोडिंग स्ट्रैंड है, ये वाले दोनों बना लेते हैं अपन। ये मान लो 5 to 3 डेज, ये 3 to 5 डेज। मान लो सीधा ही बीच में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, या चलो इसमें अपन बेस पेयर से दिखा देते हैं। तो ये 5 डेज, तो 3 to 5 वाला है तो कौन सा है बच्चों, टेम्पलेट स्ट्रैंड। 5 to 3 वाला है तो फिक्स हो गया, कोडिंग स्ट्रैंड है। क्लियर है। अब मैंने यहां बीच में मान लो कुछ भी लिख दिए, ACGTA, तो सामने वाले आप बता ही दोगे ऑटोमेटिकली। ए के सामने तो TGCAT, डबल ट्रिपल बॉन्ड वो फिक्स है ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है बच्चों। अब आपसे बोला कि डीएनए है भाई, एक आपके सामने डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में भी समझ लें, सीधा ही है वैसे तो, पूछ लेते हैं। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से अपने को आरएनए बनाना है, तो आरएनए की सीक्वेंस निकाल लो। पहली चीज, आरएनए बनेगा कौन से स्ट्रैंड से, तो ये क्लियर कर लेना बच्चों कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है ये दोनों काम करता है, ये आरएनए भी बनाता है, ये डीएनए भी बनाता है। क्योंकि डीएनए से तो डीएनए बनेगा ही, जिसको आप रेप्लिकेशन बोलते हो, तो डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड है। तो टेम्पलेट स्टैंडर्ड्स डीएनए भी बनता है, टेम्पलेट से आरएनए भी बनता है। अब बच्चों आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए बनना रेप्लिकेशन। तो कहने का मतलब जो डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो ट्रांसक्रिप्शन में भी भाग लेगा और रेप्लिकेशन में भी भाग लेगा। तो वो आरएनए भी बनाएगा, वो डीएनए भी बनाएगा। लेकिन दूसरा स्ट्रैंड कौन सा हुआ, कोडिंग स्ट्रैंड, उससे केवल डीएनए बनेगा, डीएनए बनाने में भाग लेगा, मतलब ओनली रेप्लिकेशन। कोडिंग स्ट्रैंड से बताते हैं बच्चों आरएनए फॉर्म नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि आरएनए बनाने में किसका रोल रहेगा, बोलो प्यारे बच्चों, आरएनए बनाने में रोल है टेम्पलेट का। कोडिंग डीएनए तो दोनों स्ट्रैंड बनाएंगे, इसलिए डीएनए तो दोनों से बनता है, बट आरएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन। अब दूसरी चीज, आरएनए जो बनेगा, अब बच्चों चाहे डीएनए बनो या आरएनए, बनने की डायरेक्शन हमेशा होगी 5 to 3 डेज। ये भी फिक्स कर लो, कुछ चीजें फिक्स चलेगी। नया डीएनए बनाओ चाहे नया आरएनए, उसकी डायरेक्शन हमेशा होगी 5 to 3 डेज। 5 से किधर बनेगा, तीसरी दिशा की ओर। तो बच्चों चाहे मैं, अपन ने कह रहे थे कि नया डीएनए बने आरएनए वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है। अब यहां इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से अपने को बोल दिया आरएनए बनाना है, तो कौन बनाएगा, टेम्पलेट बनाएगा। बस अब आपको ध्यान हो गया कि भी टेम्पलेट बनाएगा, तो बच्चों उसकी सीक्वेंस लिख दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो बोलो ज्ञानियों, हाँ तो बना लो। ये मान लो आरएनए 5 to 3 डेज। तो एक तरीका तो ये है बच्चों कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की अगर आपके पास सीक्वेंस है तो उससे आप क्या बना लोगे, आरएनए। कैसे, तो कॉम्प्लीमेंट्री कर दो। ए के सामने टी कौन बोला, अरे आरएनए, टी थोड़ी आएगा। यू, सी के सामने जी के सामने सी, टी के सामने ये यू कौन बोला, टी के सामने ए, फिर ए के सामने यू। ये आरएनए की सीक्वेंस आ गई। सुनना इतना इजी नहीं है, देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये भी तो एक छोटी सी बात बताइए। आरएनए 5 to 3 डेज, नहीं है प्रॉब्लम। अब बच्चों मान लो टेम्पलेट स्टैंड नहीं दिया आपको, कोडिंग दे दिया, कोडिंग से आरएनए। अब ये मत सोचना सर कोडिंग से कैसे बनेगा, आपने तो कहा था टेम्पलेट से बनता है, लेकिन दे दिया ना तो बनाना तो पड़ेगा ही। कोडिंग स्ट्रैंड आपके पास आ गई तो कोडिंग से टेम्पलेट निकाल सकते हो। तो कोडिंग की सीक्वेंस है तो टेम्पलेट की होगी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लो। और अगर थोड़ा सा भी भेजा रखते हो तो हम डायरेक्ट ही बना सकते हैं। देखो बच्चों आरएनए की जो सीक्वेंस है वो डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड के लगभग सेम होगी सेम, क्योंकि कोडिंग भी टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री है और आरएनए भी टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। बस ध्यान ये रखना है कोडिंग स्ट्रैंड की जो नाइट्रोजनस बेस है एज इट इज लिख दो आरएनए में। केवल छोटा सा ध्यान रखना है, छोटा सा क्या, कि
क्या की कि जहां क्या दिखे थाइमिन उसकी जगह आप क्या लगा देना, यूरेसिल, क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता। बाकी सेम है, टी की जगह यू आ गया, जी की जगह जी आ गया, सी की जगह सी आ गया, ए की जगह ए आ गया, टी की जगह यू आ गया। तो आरएनए की सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड के सेम होती है, बस थाइमिन की जगह वहां क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। नहीं है प्रॉब्लम। अब सुनो, एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी के पीछे ही आपको मिल जाएगा, पूछा हुआ भी एग्जाम में। क्या मिल जाएगा, चलो कर ही लें अपन, बता ही दें। आपको दे दिया ये डीएनए दे दिया, चलो 3 to 5, 5 to 3, कुछ भी लिख दूं मैं, ए सी टी जी ए, टी जी ए सी टी, ठीक है, जो भी डबल सिंगल बॉन्ड डबल ट्रिपल बॉन्ड होते रहेंगे। इससे आपको आरएनए बनाना है, ये कोई डीएनए आपको दे दिया, इससे आरएनए बनाना है, और इससे बनने वाले आरएनए को 3 to 5 डेज में बनाना है। सुनियो अच्छे से, आरएनए डीएनए बनता है 5 to 3 डेज, वो हमें पता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में अगले ने कंडीशन दे दी बच्चों कि इस डीएनए स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेगा उसे 3 to 5 डेज में बनाओ, उसकी सीक्वेंस बताओ 3 to 5 में। अब वहां ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, पैसा देखो सीधा हो जाएगा, क्या दिक्कत है, बना लेंगे। आपको पता है आरएनए बनता है 3 to 5 से, 3 to 5 कौन सा स्टैंड है, टेम्पलेट, 5 to 3 कौन सा है, कोडिंग। तो पहला काम, ये मैं इधर आरएनए बना रहा हूं, 5 to 3 बन जाएगा, टेम्पलेट से बना लो, ए के सामने यू, फिर जी, फिर ए, जी के सामने सी, ए के सामने यू, बन गई। लेकिन ये आरएनए बना है 5 to 3 डेज ही बनता है, सीधी बात है। लेकिन पूछा आपसे कहाँ है, 3 to 5 डेज, कर दो उसको 3 to 5 कर दो, इधर से चालू हो जाओ 3 से, 3 के पास कौन, U, फिर C के बाद बच्चों A के बाद Z के बाद U, ये लो, ये 3 to 5 आ गया, हो जाएगा ना। बस जैसा पूछा है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या दे दो, आंसर दे दो। चलें आगे। तो ये हमने डबल हेलिकल डीएनए की बात कर रहे थे, इसमें साइंटिस्ट आगे वाटसन क्रिक, और वैसे उन्होंने जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डिफ्रैक्शन डेटा लिए वो फ्रैंकलिन और विल्किंस से लिए, और इन तीनों को 1962 में नोबेल प्राइज मिला। नहीं प्रॉब्लम बच्चों। चलिए छोटी सी चीज अब डीएनए में अपन बात करते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो हम कह रहे थे एंटी पैरेलल होता है, 3-5-5-3 होता है। तो एक स्ट्रक्चर में बच्चों देखते हैं डीएनए में कि जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड अपना यहां मान लो हमने जोड़ दिया बच्चों एडेनिन, एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी आ रहा था ना, अब उस पे आ रहे हैं अपन, ठीक। इसके नीचे एक और मैंने बना लिया, यहां लिखा मैंने ग्वानिन, ये फर्स्ट कार्बन है तो फर्स्ट से नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, ठीक। सामने इसके एंटी पैरेलल है, कान खुले आंखें भी खुली। एक क्वेश्चन और इस पे अपन बेस्ड करेंगे, पूछ लेते हैं बच्चों ऐसे, एंटी पैरेलल, ठीक है। ये इसका यहाँ फर्स्ट कार्बन है, इसका ये फर्स्ट कार्बन ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हो गया ना फिफ्थ। आ रही है बात समझ। अब इसके फर्स्ट कार्बन से यहाँ मान लो एडेनिन है तो सामने कौन आएगा बच्चों, थाइमिन। ये कौन सा बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें फर्स्ट कार्बन ये है तो ग्वानिन के सामने कौन, साइटोसिन, जिसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। अब देखियो कैसे कैसे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ, ये आ गया फिफ्थ कार्बन। ये बात तो क्लियर है। अब इसका ये फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ पे ये OH, ये फॉस्फेट यहां जुड़ना था ना, या सीधा ये याद रख लो आप, ये कार्बन इसका फिफ्थ, ये सेकंड, ये थर्ड। अब देखो बच्चों, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। तो ऐसे डीएनए के एक के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक ही एंटी पैरेलल है। तो पहले तो ये चीज देख लेना कि फॉस्फेट किससे जुड़ रहा था, पांचवें कार्बन से। फॉस्फेट किससे जुड़ रहा था, पांचवें कार्बन से। ये लो, यहां मैंने फॉस्फेट लगा दिया, ऐसे देखना बोर्ड पे एक बार।
इस शुगर के पांचवें कार्बन से, पांचवा कार्बन है, पांचवें कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा, और इसके ऊपर जो शुगर है उसके कौन से कार्बन से, तीसरे कार्बन से। तो एक वो तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड था, यहां फॉस्फेट दोनों से जुड़ा, इस शुगर के पांचवें कार्बन से, ऊपर वाली शुगर के तीसरे कार्बन से। तो ये जो बॉन्ड बना है 2 के साथ, इसे क्या बोल सकते हो, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्या बोल सकते हैं, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। समझ गए क्या बात? नहीं समझे तो इस तरफ आ जाओ, इधर समझा दूं। ये है पांचवा कार्बन, ये है तीसरा कार्बन। तो पांचवें कार्बन पर यहां कलर चेंज कर लें, ये जुड़ा फॉस्फेट, और इसके किससे, थर्ड कार्बन से। हो गया ना, इस शुगर के पांचवें से, इस शुगर के थर्ड कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा, तो ये बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दो से जुड़ा तो डाइएस्टर बोल दो। आगे बात समझ। तो इधर बच्चों जो होगा ना, बिल्कुल ऊपर वाला शुगर, उसका पांचवा कार्बन फ्री होगा, और नीचे वाले का कौन सा होगा, थर्ड कार्बन फ्री होगा। तो ये तो 3 to 5 होगी। इधर ऊपर वाले का थर्ड एंड ये फ्री होगा, एंड इस तरफ का 5 एंड फ्री होगा, तो ये 5 to 3 हो जाएगी बात। तो ये एंटी पैरेलल होता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। नहीं है प्रॉब्लम, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देख लो इसको अच्छे से, इससे बेस्ट क्वेश्चन रहते हैं। कैसे, तो मैं कुछ डेटा और यहाँ बच्चों डिस्कस कर लें। अपन क्या कर लें, ग्वानिन साइटोसिन के बीच की डिस्टेंस, ये सबसे पास में होते हैं। 2 शुगर मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस, और ये सबसे बाहर कौन है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस। आगे तीनों चीज, बीच में नाइट्रोजन बेस सबसे पास, फिर शुगर, और फिर सबसे बाहर की ओर फॉस्फेट। तो डिस्टेंस बच्चों नाइट्रोजनस बेस के बीच की बताते हैं 2.8 से 3 एंगस्ट्रॉन। 2 नाइट्रोजनस बेस की डिस्टेंस है 3 एंगस्ट्रॉन के लगभग। शुगर मॉलिक्यूल के बीच की है 11.1 एंगस्ट्रॉन के बीच, और दोनों साइड वाले जो फॉस्फेट है उनकी डिस्टेंस होती है 20 एंगस्ट्रॉन के बीच। क्लियर? तो आपसे पूछे भाई एक डबल हेलिकल डीएनए का डायमीटर कितना होता है, एक डबल हेलिकल डीएनए का व्यास कितना होता है, कितना बताओगे? डायमीटर का मतलब सबसे बाहर वाला कितना, 20 एंगस्ट्रॉन। तो 20 एंगस्ट्रॉन एक्चुअल में डीएनए का क्या आ गया बच्चों, डायमीटर आ गया, व्यास आ गया। क्लियर बात हुई क्या? अब इसमें एक चीज और समझ लेना, ए डबल बॉन्ड टी क्या है, बेस है कि बेस पेयर है? पेयर हुआ ना, तो ये एक बेस पेयर हो गया बच्चों। केवल ए है तो बेस है, ए डबल बॉन्ड टी है तो बेस पेयर, ये एक बेस पेयर हो गया। समझ गए? अब इसमें ये पूछे ना सबसे अंदर की ओर, तो अंदर की ओर तो नाइट्रोजनस बेस है, और शुगर और फॉस्फेट कहां है, बाहर की ओर है, और सबसे बाहर फॉस्फेट है, उनकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा 20 एंगस्ट्रॉन, और यही डीएनए का क्या है, डायमीटर है। चलें आगे, चलो। इसी में क्या समझें, अब डायमीटर और तो अपन ऐसे बता ही सकते हैं, इससे कनेक्टेड बच्चों क्वेश्चन भी आ जाए। और जैसे इन्हीं में अपने से बात कर ले कि जो बेस नाइट्रोजनस बेस है, बेस पेयर है, और जो शुगर एंड फॉस्फेट है, नाइट्रोजन बेस को तो बोलते हैं स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस, और शुगर एंड फॉस्फेट को बच्चों इसकी बैकबोन बोलते हैं, बैकबोन ऑफ डीएनए इसकी आ गई। तो नाइट्रोजनस बेस को तो कंसीडर किया जाता है स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस। स्टेयरकेस का मतलब सीढ़ी, जैसे सीढ़ी है, इसके बीच के स्टेप हो गए, स्टेप जहां पे रख के अपन चढ़ते हैं वो स्टेप्स। तो ये स्टेप तो बीच में नाइट्रोजनस बेस के है ना, जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और बाहर वाली साइड जो है, साइड की बैकबोन, वो शुगर और कौन है, फॉस्फेट है। समझ गया ना? ये डायग्राम फिर देख लो। अंदर की ओर कौन है, अंदर की ओर नाइट्रोजनस बेस है, स्टेप्स, और बाहर बैकबोन, शुगर और किसको मान लिया, फॉस्फेट को कंसिडर कर लिया। ठीक है? और बेस स्टेकिंग आपको बताया था कि ऊपर एक ऐसे बेस पेयर अरेंज्ड है, वो बेस स्टेकिंग जो इसे क्या देती है, स्टेबिलिटी, स्थायित्व प्रदान करती है। ठीक, चलो अगला एक छोटा सा क्वेश्चन अपन डिस्कस यहाँ और कर लें, इसी पे बेस जो अभी बनाया था अपन ने। क्वेश्चन दे दिया कि बच्चों किसी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 2000 बेस पेयर है,
किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 2000 बेस पेयर हैं, तो अपने को कैलकुलेट करना है क्या, कैलकुलेट गणना करो किसकी, उस डीएनए में टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने हैं ये आपको बताने, उस डीएनए में टोटल शुगर मॉलिक्यूल कितने हैं, शर्करा, ये आपको बताते हैं, टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं ये आपको बताने हैं, और इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड कितने हैं, एस्टर नहीं, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड कितने हैं ये आपको बताने हैं। तो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कितने बेस पेयर हैं, 2000 बेस पेयर आपको बता दिए, तो उसमें टोटल नाइट्रोजनस बेस, टोटल शुगर, टोटल न्यूक्लियोटाइड और नंबर ऑफ फॉस्फेट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपको कैलकुलेट करने, कर लोगे क्या, कर लो। तो फिर 2000 बेस पेयर है, मतलब एक बेस पेयर बराबर 2 नाइट्रोजनस बेस, क्या बताना पड़ रहा है आपको, एक बेस पेयर का मतलब 2 नाइट्रोजनस बेस है, तो टोटल नाइट्रोजनस बेस तो यहीं आ गए कितने, 4000 नाइट्रोजनस बेस हो गए। टोटल शुगर, तो उसी डायग्राम पे फिर आ रहा हूं मैं, ये लो, ये एक बेस पेयर है बच्चों, एक बेस पेयर, एक बेस पेयर में देखो न्यूक्लियोटाइड कितने हुए, इसके इधर एक न्यूक्लियोटाइड हो गया ना, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, तो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, और एक बेस पेयर में एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, 2 न्यूक्लियोटाइड हो गए ना एक बेस पेयर में, और शुगर 1 और 2, एक पूरे बेस पेयर में शुगर मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 है, समझ रहे हो, एक न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर, यहां न्यूक्लियोटाइड 2 है, तो शुगर मॉलिक्यूल भी 2, और ये एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड आ गए। चलो समझ गए तो इसको लिख लो आगे, फिर आंसर लाओ वहां पे, क्लियर है ना बात। तो टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने बताए आपने, 4000 बताए, टोटल शुगर मॉलिक्यूल एक न्यूक्लियोटाइड में एक, यहां 4000 बेस पेयर है, तो शुगर मॉलिक्यूल भी 4000 हो गए, क्लियर है। 2000 बेस पेयर है, तो एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड थे, 2 शुगर थे, न्यूक्लियोटाइड कितने, वही डबल कर दो, 4000 न्यूक्लियोटाइड हो गए, आ गया ना ऊपर, देख लियो वापस। ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड -2, जितने न्यूक्लियोटाइड है उसमें से 2 कम कर लो, स्टार्ट वाला लास्ट वाला वो फॉर्म नहीं करते, तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड है उसमें से 2 कम कर देना, तो न्यूक्लियोटाइड यहाँ कितने हैं 4000, तो ये आ जाएंगे 3998, ये नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो जाएगा, नहीं है ना प्रॉब्लम। चलो फिर आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अब डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बाद बच्चों इसके कुछ टाइप्स बता रखे हैं, टाइप्स ऑफ डीएनए, जो अपना मेन जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। तो टाइप्स ऑफ डीएनए में अलग अलग है, पहला बेस बता रखा है जैसे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, पोजीशन, स्थिति के आधार पर कि डीएनए कहाँ स्थित है, सेल में कहाँ है, तो अपने को पता है सेल में डीएनए मोस्टली तो न्यूक्लियस में होता है ना, न्यूक्लियस में होता है तो उसको न्यूक्लियर डीएनए बोल देंगे, केंद्रकीय, और अगर साइटोप्लाज्म में है बच्चों तो वो कहलाएगा साइटोप्लाज्मिक डीएनए, तो केंद्रक में न्यूक्लियर बोल दो, और केंद्रक में भी क्रोमोसोम में होता है ना, तो इसको हम क्रोमोसोमल डीएनए भी बोल सकते हैं बच्चों, गुणसूत्रीय डीएनए, या कैरियोजीन भी कंसीडर करते हैं, कैरियो टर्म आप न्यूक्लियस के लिए यूज करते हो। साइटोप्लाज्मिक डीएनए साइटोप्लाज्म में है तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, बाह्य केंद्रकीय, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, साइटोजीन भी बोल दिया, सेल न्यूक्लियस के बाहर तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, बट मेन अपने को पता है बच्चों न्यूक्लियर न्यूक्लियस में होता है, तो इसकी अमाउंट ये ज्यादा है, 95 to 99% इसे बताते हैं, ये तो 1 से 5% ही होता है, मेन तो यही है। जो किस में मिलेगा, नाम ही न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियस में मिलेगा। इसके पास कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन,
इसके पास आनुवंशिक सूचना होती है, ये सूचनाओं को कैरी करता है, ये सूचनाओं को कैरी नहीं करेगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचनाएं नहीं होती, यही जनरेशन टू जनरेशन जाएगा। ये वाला जो डीएनए है बच्चों, न्यूक्लियर वाला, इसको बाई पेरेंटल कंसिडर करते हैं। बाई पेरेंटल का मतलब द्विजनकीय, ये संततियों में माता और पिता दोनों से आता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है, दोनों से आएगा, दोनों कैरेक्टर। ये यूनिपेरेंटल होता है, जेनेटिक्स में बच्चों यूज करते हैं इसको अपन। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, कोशिका द्रव्य वंशागति। कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो केवल साइटोप्लाज्म से आते हैं, वो न्यूक्लियस से ट्रांसफर नहीं होते। तो ये साइटोप्लाज्म ही तो है, साइटोजीन। तो ये यूनिपेरेंटल होता है और जनरली साइटोप्लाज्म बच्चों फीमेल मदर से ट्रांसफर होता है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो केवल माता, पेडिग्री में बताया था मैंने, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। यूनिपेरेंटल ये दोनों से है तो बाई पेरेंटल। ये शेप बच्चों जनरली लीनियर बोलते हैं इसको, रेखिक होता है। ये सर्कुलर, वर्तुलाकार, हाँ सर्कुलर से आप बायोटेक में बच्चों प्लाज्मिड, वही प्लाज्मिड जो कैसा है, सर्कुलर डीएनए, जनरली सर्कुलर शेप में होता है। अगला, अब इसमें ये नेचर वाइज बच्चों दोनों होता है, ये ऑटोकैटालाइटिक भी होता है और हेटेरोकैटालाइटिक भी होता है। यहां ऑटो और हेटेरो का मतलब होता है, ऑटो का मीन तो बच्चों सेल्फ, जो डीएनए जिस डीएनए से खुद डीएनए बन रहा है तो ऑटोकैटालाइटिक बोल दिया। हेटेरो का मतलब डीएनए, ये डीएनए आरएनए बनाने में भी हेल्पफुल है, इसलिए इसको हेटेरोकैटालाइटिक नेचर का भी बोल देते हैं। दोनों में रोल प्ले करता है। ये मेन डीएनए है तो डीएनए से डीएनए भी बनाएगा, रेप्लिकेशन। इस डीएनए की नेचर को बोलते हैं ऑटोकैटालाइटिक, और डीएनए से आरएनए बनने वाली नेचर हेटेरोकैटालाइटिक, प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। और साइटोप्लाज्मिक वाला जनरली, कुछ एक्सेप्शन भले ही मिल जाओ, ये मेनली ऑटो ही होता है। ऑटो का मतलब ये खुद ही बना लेगा, इससे आरएनए फॉर्म नहीं होता, हेटेरोकैटालाइटिक नेचर इसकी नहीं होती। एग्जाम्पल इस वाले याद रख लेना, प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड जिसको वेक्टर के फॉर्म में बच्चों बायोटेक में अपन यूज करते हैं, उसके अलावा प्लाज्मिड के अलावा याद करो प्लास्टिड डीएनए मान सकते हो, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, न्यूक्लियस के बाहर है साइटोप्लाज्म में, ये सारे साइटोप्लाज्मिक के आगे, बाकी क्रोमोसोमल डीएनए सब होते हैं वो इसी में ही है। तो ये तो आ गया डीएनए का टाइप, किसके बेस पर, उसकी पोजीशन के बेस पर कि वो सेल में कहां प्रेजेंट है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रैंड, रज्जुक की संख्या के आधार पे, डीएनए में कितने स्ट्रैंड है उस बेस पर। तो बच्चों स्ट्रैंड के बेस पर दो बता दिए अपन ने, सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए, एक आ गया डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए, सिंगल और डबल। तो इसमें एक ही स्ट्रैंड होता है, वो डबल स्टैंडर्ड है, तो मेनली तो डबल स्टैंडर्ड ही हुए। सिंगल वाले एग्जांपल ही लिखा देता हूं, एक तो 5 इंपॉर्टेंट, ये मल्टीप्लाई 174, शिनशीमर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसमें न्यूक्लियोटाइड और की नंबर भी अभी अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियोफेज लाइक M13, S13, ये कुछ बैक्टीरियोफेज है बच्चों, इनमें भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इसका मेन एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई 174। बाकी सब में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जनरली एनिमल सेल, अपनी सेल में बच्चों, प्लांट की जो सेल होती है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड मिलते हैं, प्लाज्मिड में भी ध्यान रख लेना, सर्कुलर तो है बट कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये पूछा जाता है, उसमें बायोटेक से कनेक्टेड है, तो प्लाज्मिड भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक, तो स्ट्रैंड के बेस पर आ गए। लास्ट इसका थर्ड एक टाइप बच्चों बता रखा है डीएनए में, ऑन द बेसिस ऑफ कॉइलिंग, घुमाव, हेलिक, कि डीएनए में घुमाव कैसा है, घूर्णन कैसा है, वो क्लॉकवाइज है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त है कि दक्षिणावर्त है। तो कॉइलिंग के बेस पे बच्चों डीएनए की दो कैटेगरी बता रखी है, एक तो आ गया क्लॉकवाइज, इसको राइट हैंडेड डीएनए भी बोलते हैं,
क्लॉकवाइज और राइट हैंडेड। दूसरा आया एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट हैंडेड डीएनए। अब क्लॉकवाइज में इसमें तो एग्जांपल आता है ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, ये कुछ डीएनए के अलग अलग। अपन जो डिस्कस करें ना मेनली पूरे चैप्टर में बी डीएनए के बारे में बात हो रही है। तो बी डीएनए राइट हैंडेड होता है, क्लॉकवाइज होता है। और एंटी क्लॉकवाइज जिसको लेफ्ट हैंडेड बोला, इसका एक एग्जांपल है जेड डीएनए। जेड को बच्चों जिगजैग डीएनए भी बोलते हैं। जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, साइंटिस्ट का नेम है रिच, इन्होंने जेड डीएनए के बारे में बताया। बाकी मेन हम इस चैप्टर में पूरी तरह से बात कर रहे हैं किसकी, बी डीएनए की। ठीक है, अब बी और जेड डीएनए में कुछ कंपैरिजन, कुछ डिफरेंसेस है, वो भी मैं एक छोटी सी टेबल में आपको बता देता हूं। ये अपना डीएनए के अलग अलग बेस पर बी डीएनए और दूसरा कौन सा है, जेड डीएनए। इन दो में बच्चों कुछ मेजर जो डिफरेंस है वही डिस्कस कर लो, बी डीएनए और जेड डीएनए। तो डायमीटर बी डीएनए का पता ही है 20 एंगस्ट्रॉन, जो हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं बी डीएनए की बात कर रहे हैं। हेलिक्स लेंथ 34 एंगस्ट्रॉन थी, बेस पेयर उसमें 10 थे, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 3.4 और इसकी यूनिट कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। ये तो था बच्चों जेड डीएनए जिगजैग, इसमें थोड़ा डिफरेंस वो बोर्ड पे एक टेबल के फॉर्म में बता दिया। डायमीटर 20 की जगह 18.4 है, हेलिक्स लेंथ 34 की बजाय 45.6 है, बेस पेयर 10 की बजाय एक पूरी लेंथ में 12 है, डिस्टेंस 3.7 आ गई। और यूनिट देखना बच्चों इसकी न्यूक्लियोटाइड की बजाय क्या है, डाई न्यूक्लियोटाइड। दो जिगजैग पैटर्न में अरेंज होते हैं, इसलिए डाई न्यूक्लियोटाइड वो जेड डीएनए की यूनिट। देख लियो आप। अब जो मैं बता रहा था, ये बच्चों एक एनसीईआरटी का ही मैंने डेटा है, पूछ लेते हैं, वो भी देख लो आपके लिए, सीधा ही मैं चार्ट फॉर्म में ले आया। क्या देखो 5 × 174, इसमें जो डीएनए है अभी बता रहे थे अपन, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसका, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर होता है और इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। लेम्डा बैक्टीरियोफेज दे रखा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए लीनियर होता है 48502 48502 बेस पेयर है। देखो यहां न्यूक्लियोटाइड लिखा है, बाकी सब में बच्चों बेस पेयर लिखा है। डिफरेंस समझ गए भाई? पेयर तो तब होंगे ना जब दो डीएनए के स्ट्रैंड दो होंगे, तो दोनों के बीच ही तो पेयर होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों के बीच ही बनेंगे। लेकिन यहाँ 5 × तो सिंगल स्टैंडर्ड है, तो इसमें बेस पेयर नहीं होंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ई कोलाई डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर और 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। ह्यूमन अपने में डबल स्टैंडर्ड डीएनए लीनियर, ये बेस पेयर है। ये तो बच्चों हैप्लॉइड सेल में आ गए 3.3, और डिप्लॉइड की बात करें तो 6.6 × 10⁻। ये भी आप डेटा अपन इसमें याद रख लेंगे। ठीक है, हो गया, ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, अपन ने इसको एक टेबल फॉर्म में आपको बता दिया। चलें बच्चों आगे, चलो फिर। तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए की डिस्कस कर ली अपन ने, अलग अलग बेस पर ये डीएनए बता दिया। नेक्स्ट एक वो चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल, चारगाफ का तुल्यता नियम बनते हैं क्वेश्चन। चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल, चारगाफ का तुल्यता नियम। तो वो जो इरविन चारगाफ साइंटिस्ट था बच्चों, इरविन चारगाफ, इन्होंने बताया था इक्विवेलेंसी तुल्यता नियम। और क्या बोला था, और पहली बात तो ये एप्लीकेबल, हाँ एक तो यही क्लियर कर लेना, एप्लीकेबल ये लागू होता है ओनली फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। चारगाफ का जो तुल्यता नियम है वो केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर लागू होगा। ये अगर आपसे बोले कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए है तो उस पर इसे एप्लीकेबल लागू नहीं किया जा सकता। तो साइंटिस्ट कौन बच्चों, इरविन चारगाफ, जिसका इक्विवेलेंसी रूल, तुल्यता नियम बोल देते हैं, सीधा सा रूल था। चारगाफ ने क्या बताया था, चारगाफ ने बोला कि किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, किसमें, इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्यूरीन, टोटल नंबर ऑफ प्यूरीन
इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पायरिमिडीन। तो चारगाफ ने बच्चों, इरविन चारगाफ ने बताया कि किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन की कुल संख्या पायरिमिडीन की कुल संख्या के बराबर होती है, इसलिए इसको क्या बोला, इक्विवेलेंसी रूल। तो अब आपके पास प्यूरिन कौन है, एडेनिन और ग्वानिन, ये प्यूरिन है, इसकी नंबर थाइमिन और साइटोसिन के बराबर होगी। यही तो है बच्चों। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल 1, ये आ गया चारगाफ का इक्विवेलेंसी रूल। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन, नहीं है प्रॉब्लम। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा और बच्चों अपन पॉइंट उठा लें इसी से कनेक्टेड। क्या बेस रेशो, क्षार अनुपात, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। वो तो था चारगाफ का इक्विवेलेंसी रूल, इक्विवेलेंसी से याद रख लेना, इक्वल टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन। बेस रेशो बच्चों, क्षार अनुपात क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी स्पीसीज में एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये कांस्टेंट फॉर गिवन स्पीसीज, किसी भी दी गई जाति के लिए ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होती है, अलग अलग होती है हर स्पीसीज के लिए। तो एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, A+T और G+C कांस्टेंट फॉर गिवन स्पीसीज, दी गई जाति के लिए इसका मान कांस्टेंट होगा, निश्चित होगा। अब वहां था A+G क्योंकि प्यूरिन और पायरिमिडीन थे, यहां बेस रेशो मतलब एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से, ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन, तो कांस्टेंट फॉर गिवन स्पीसीज। कैसे, जैसे इसमें बता दिया, कांस्टेंट फॉर गिवन स्पीसीज, इसी में बच्चों देख लें। अब इसके बेस पर देखो डीएनए के दो टाइप आ जाते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक डीएनए, बेस रेशियो बच्चों बता रहा हूं मैं, एक यूकैरियोटिक डीएनए, साल में पढ़ते भी अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब ये जो अपन ने बेस रेशियो बताया है A+T और G+C, अब मान लो बच्चों किसी में A+T की अमाउंट ज्यादा है, A+T ज्यादा है, G+C कम है, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो इसका जो मान है वो 1 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, सिंपल सी बात है। A+T ज्यादा है तो वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, G+C ज्यादा है तो वैल्यू 1 से कम होगी। अब देखो प्रोकैरियोट जो होते हैं ना, ये डिफरेंस भी है। प्रोकैरियोट में बच्चों क्या होता है, इसमें G+C जो है उसकी अमाउंट A+T से ज्यादा होती है, समझ रहे हो बात को। प्रोकैरियोट में क्या बोला मैंने, G+C जो है इसका वैल्यू A+T से ज्यादा, तो मान प्रोकैरियोटिक डीएनए का बेस रेशो जो है 1 से ज्यादा होगा कि कम होगा, 1 से कम होगा बस। और इधर यूकैरियोट अपने में क्या होता है, A+T की अमाउंट G+C से ज्यादा होती है, अपने में A+T ज्यादा है तो इसकी वैल्यू बेस रेशो आएगा मोर देन 1। क्लियर ये बात। चलो फिर आगे ले लें इसको, और कुछ डिफरेंस प्रोकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट में क्या, G+C ज्यादा है, सो ऑल्सो कॉल्ड GC टाइप ऑफ डीएनए, तो इसको एक नाम ही दे दिया, इसे GC टाइप ऑफ डीएनए भी कहते हैं, GC प्रकार का डीएनए, क्योंकि GC की वैल्यू क्या है, ज्यादा, इसे बोल देते हैं AT टाइप ऑफ डीएनए। AT इसमें ज्यादा है तो AT टाइप ऑफ क्या कहलाएगा, डीएनए। यहां इसमें अब बच्चों देख लो G+C ज्यादा है तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होंगे कि डबल होंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड वो डबल बॉन्ड से ज्यादा है। A+T के बाद में डबल है तो इसमें डबल बॉन्ड जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा होंगे। तो ये बॉन्ड का असर किस पर पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट पे। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा चाहिए कि डबल को, तो यहां ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, यहां डबल है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। क्लियर है, तो इसमें ज्यादा होगा और इसमें कम। चलें आगे, ये बात क्लियर होगी ना डबल ट्रिपल बॉन्ड से। तो बच्चों इसका जो बेस रेशियो है, बेस रेशियो, और यूकैरियोट का बेस रेशियो है, तो
इसका तो बेस रेशियो आएगा लेस देन 1, इसका बेस रेशियो आएगा मोर देन 1, ऊपर डिस्कस कर चुके अपन। अब एक एग्जांपल आप याद रख लेना, इसमें तो ई कोलाई याद रख लो, इसका बताते हैं बेस रेशियो 0.93, 1 से कम। यहां अपना ह्यूमन का याद रख सकते हो मोर देन 1। ये लो, तो दो टाइप के डीएनए हो गए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिसमें G+C ज्यादा है बच्चों, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, नहीं है प्रॉब्लम, समझ गए बात को। तो हर स्पीसीज के लिए अपने लिए 1.53 आएगा, ई कोलाई के लिए लेस देन 1 आएगा। तो कांस्टेंट रहता है गिवन स्पीसीज के लिए किसका मान, बेस रेशियो का मान, क्षार अनुपात का मान। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन पे आने से पहले एक बच्चों टीएम वैल्यू भी दे देते हैं कई बार। टीएम टेम्परेचर की वैल्यू होगी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए तापमान की जो आवश्यकता है, जो ATGC के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड उन्हें तोड़ने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, वही उसकी बच्चों क्या कहलाएगी, टीएम वैल्यू, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब टीएम वैल्यू ज्यादा किसकी होगी, प्रोकैरियोट डीएनए की, यूकैरियोट की। तो प्रोकैरियोट डीएनए में ज्यादा कौन है, G+C। यूकैरियोट में बच्चों ज्यादा कौन है, A+T। तो लगा लो थोड़ा सा दिमाग, इसमें ट्रिपल ज्यादा है, इसमें डबल बॉन्ड ज्यादा है। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कंपैरेटिवली टेम्परेचर एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा। तो बच्चों टीएम वैल्यू की अगर बात आए तो टीएम वैल्यू प्रोकैरियोटिक डीएनए की यूकैरियोटिक डीएनए से ज्यादा होती है। कौन सी वैल्यू, टीएम, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में G+C ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है, तो टीएम वैल्यू ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज ऑलवेज हायर देन यूकैरियोटिक डीएनए। क्लियर है फंडे? चलें फिर, चलो क्लियर है तो कहां दिक्कत है। ये बेस रेशियो की बात कर ली, चारगास इक्विवेलेंसी रूल आ गया। क्वेश्चन आया हुआ भी है नीट में, इस पैटर्न के पूछ लेते हैं, एनसीईआरटी के पीछे भी दे रखे हैं, सीधे से दे दिए कि किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बोल दिया एडेनिन है 24%, तो ग्वानिन की परसेंट कैलकुलेट करो, कर लोगे सीधे से वैसे तो। अब बच्चों डबल पहले देख लेना, डबल स्टैंडर्ड है क्या, डबल स्टैंडर्ड है तभी एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। तो एडेनिन 24 है, तो एडेनिन 24 है, तो एडेनिन से कौन जुड़ता है, थाइमिन जुड़ेगा, तो थाइमिन भी बच्चों इक्वली होगा ना, दोनों 24। तो ये कितने हो गए, सीधा ही बता रहा हूं 48। बचा क्या, ग्वानिन एंड साइटोसिन बचा, तो 100 में से 48 गए, रिमेनिंग कितने 52। सीधा ही कर लो, ग्वानिन कितना आ गया 26 और साइटोसिन भी कितना आ गया 26%। समझ गए क्या? अरे नहीं तो फॉर्मूले बेस करो तो ऐसे कर लो, इसके लिए क्या फॉर्मूला चाहिएगा, सीधा सा है 100 माइनस जो आपको दे दिया, इसकी वैल्यू दे रखी है, हाँ। तो अगर इसको आप फॉर्मूले से करो तो 100 माइनस जो वैल्यू दे रखी है उसे मल्टीप्लाई बाई 2/2, इससे आप फॉर्मूला, मेरी तरह कोई मोटी बुद्धि वाले हैं वो ऐसे कर लेंगे। तो 100 माइनस वैल्यू दे रखी इसकी 24 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो 100 माइनस 48 डिवाइड बाई 2, तो ये भी कितना आ गया 26 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो जाएंगे ना ऐसे सिंपली, लेकिन ध्यान रख लेना ये रेफरेंस आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए के रेफरेंस में करोगे। अगर आपसे पूछ ले, क्या क्वेश्चन दे दे कि किसी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में थाइमिन 25% है तो ग्वानिन की वैल्यू कैलकुलेट करो, कर सकते हो क्या?
नहीं कर सकते, डेटा कैन नॉट कैलकुलेट, डेटा इनसफिशिएंट है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज ये डीएनए कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड। या क्वेश्चन ऐसे देते 5 × 174 में थाइमिन 26% है, तो साइटोसिन की वैल्यू कैलकुलेट करो, नहीं कर सकते बिकॉज 5 × 174 भी क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। समझ गए? तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए पर एप्लीकेबल नहीं होता। हो जाएगा बच्चों, कर लोगे ना, नहीं है प्रॉब्लम? तो बस ये अपने आज कुछ अपन ने एक वो जैसे डीएनए में वो भी बच्चों देख लेना, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, एनिलिंग बोलते हैं इसको, विकृतीकरण, रीनेचुरेशन। तो सीधी सी बात है ना कि डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उससे बच्चों जब अपन हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बायोटेक में आता भी है ना, पीसीआर में बताते हैं अपन भाई 90 या मोर देन 90 पर आप इसको अगर रखते हो तो डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या गया, दोनों स्टैंड अलग अलग हो गए, वो सिंगल स्टैंड बन गया। तो इस प्रोसेस को तो बोलते हैं डीनेचुरेशन। डबल स्टैंडर्ड डीएनए का किस में कन्वर्ट होना, सिंगल में। अब जब बच्चों इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को लो टेम्परेचर पे या कम टेम्परेचर पे 20 to 25 डिग्री के आसपास रखते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो वापस सिंगल स्टैंडर्ड से क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड। तो जैसे टेम्परेचर कम हुआ दोनों स्टैंड वापस जुड़ गए, और इस प्रोसेस को बोल देंगे रीनेचुरेशन, या इसी के लिए बच्चों को एनिलिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं अलग से, बाकी में दो रीनेचुरेशन। तो हाई टेम्परेचर से डबल से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और लो टेम्परेचर पे वापस सिंगल से क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब एक चीज ये ध्यान रख लेना बच्चों की जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है ये एब्जॉर्ब मोर यूवी लाइट, एकल रज्जु की डीएनए ज्यादा अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है, जबकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंपैरेटिवली एब्जॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ यूवी लाइट। ये एक डिफरेंस देखो क्या बताया मैंने। अगर डीएनए को डबल से हमने सिंगल स्टैंडर्ड किया, अलग अलग किया तो जैसे मान लो ये ACT है, ये TGA है, अलग अलग करते हैं नाइट्रोजनस बेस, पहले तो पेयर थे, पेयर अब अलग अलग हो गए। अलग होने के बाद बताते हैं बच्चों जो नाइट्रोजनस बेस है सेपरेट होने के बाद हर बेस अलग से अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब करेगा, तो सेपरेट है तो वो ज़्यादा यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि अगर वो जुड़े हुए हैं पेयर में हैं तो वो अल्ट्रावायलेट रेज को कम अवशोषित करते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एब्जॉर्ब मोर अल्ट्रावायलेट रेज कंपेयर टू डबल स्टैंडर्ड। इसके लिए एक वर्ड भी यूज कर लेते हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब करना, इसको तो बोला जाता है हाइपर क्रोमोसिटी। कम एब्जॉर्ब करने के लिए हाइपर की जगह क्या वर्ड लिख दो, हाइपोक्रोमोसिटी। तो हाइपर का मतलब जहां डीएनए ज्यादा यूवी रेज एब्जॉर्ब करेगा, 260 रेंज होती है नैनोमीटर के लगभग, तो हाइपर, और कम एब्जॉर्ब करना हाइपो। तो क्रोमोसिटी से वर्ड यूज कर लेते हैं, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। क्लियर? तो ये अब चलो एक आध कुछ और में क्वेश्चन देख ले कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 4 हेलिक्स है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उसमें ग्वानिन 25 है, तो ये कैलकुलेट करना आपको टोटल नंबर ऑफ बेस पे, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसमें थाइमिन कितने होंगे, कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या दे दिया कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 4 हेलिक्स है। अब बच्चों एक हेलिक्स में पीछे बताया था कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर। ठीक है, एक हेलिक्स में बेस पेयर कितने, 10 बताए थे। तो यहां हेलिक्स कितने हैं, 4 हेलिक्स है, तो बेस पेयर कितने, 4 × 10, तो टोटल बेस पेयर बच्चों कितने आ गए, 40 बेस पेयर। आगे बात समझ। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे, तो 40 बेस पेयर, एक बेस पेयर में 2, तो 40 × 2, नाइट्रोजनस बेस कितने हो गए, 80।
टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे निकालेंगे? उससे पहले हम ये बता देते हैं टोटल नंबर ऑफ थाइमिन कितने होंगे, बता दोगे? ग्वानिन कितने हैं? 25, कर लो कैलकुलेट। लो यहीं करके बता देते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। ग्वानिन दे दिया आपको कितने? 25, ठीक। टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने बता दिए? 80, और टोटल बेस पेयर बच्चों कितने हैं? 40, यही तो है। अब उसमें से ग्वानिन कितने? 25, तो बोलो ग्वानिन 25 है तो साइटोसिन भी 25 हुए, तो ये ग्वानिन और साइटोसिन ही कितने हो गए? 50, तो ये हो गए, तो ये 50 हो गए। टोटल नाइट्रोजनस बेस आपके पास 80 है, 80 में से 50 तो कौन है? ग्वानिन और साइटोसिन। बचे कितने? 30। वो जो 30 बचे वो एक्चुअल में क्या है? एडेनिन एंड थाइमिन है। तो 30 है तो एडेनिन 15 हो गया और थाइमिन भी 15 हो गया। कैसे भी इसको कर लेना आप, चाहे बेस पेयर से करके देख लो, आगे बात समझ। तो टोटल नाइट्रोजनस बेस 80 है, जिसमें से 25 50 तो ये बेस हो गए, बचे हुए 30 एडेनिन और थाइमिन होंगे, दोनों इक्वल होंगे 15 और 15। अब बात हाइड्रोजन बॉन्ड की, हाइड्रोजन बॉन्ड भी निकाल लो। कैसे निकालोगे? 25 और ग्वानिन और साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन। तो ग्वानिन और साइटोसिन बच्चों ये कितने हैं? कितने पेयर है? 25 पेयर है। पेयर तो 25 हुए ना, टोटल दोनों मिला के 50 है। एडेनिन और थाइमिन कितने पेयर है? 15 पेयर है। तो 25 15 देख लो, टोटल बेस पे 40 आ रहे हैं। तो ग्वानिन और साइटोसिन जब 25 है तो एक के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा 3 प्लस ये है 15, एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड 2 होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये 75 प्लस 30 तो कितने आ गए? 105। ये इसके हाइड्रोजन बॉन्ड, ये समझ लेना भाई। क्लियर है? बस, तो इतना टाइम थोड़ी लगाना है, ये आ गया। तो यहां आपसे अगले ने थाइमिन पूछा तो 15 आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा था तो 105 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं। चलें तो आगे। चलो फिर एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों, ये लो, इसको सोल्व करो। इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए बेस पेयर केबीपी 3.2 केबीपी हो गया किलो बेस पेयर, ये दे दिया, और उसमें नंबर ऑफ एडेनिन दे दिया 800। तो आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर और टोटल नंबर ऑफ साइटोसिन। कर लोगे? सबसे पहले तो बेस पेयर 3.2 किलो का मतलब 1000, तो बेस पेयर कितने हुए? 3.2 मल्टीप्लाई 1000, तो ये आ गए 3200 बेस पेयर। 3200 मान लो, किलो है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। अब जब बेस पेयर आ गए तो नाइट्रोजनस बेस निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 2 तो 6400, ये नाइट्रोजनस बेस आ गए। अब आपको कैलकुलेट करना है साइटोसिन। कर लोगे क्या? कर लोगे? करना ही पड़ेगा। एडेनिन कितना दे दिया? चलो इधर रफ वर्क करके बता देता हूं। एडेनिन दे दिया अपने को कितना? 800 दिया कि नहीं दिया, और बेस पेयर थे इतने, नाइट्रोजनस बेस थे बच्चों 6400। कैलकुलेट करना है साइटोसिन। कर लो। एडेनिन 800 है तो थाइमिन भी, एडेनिन से थाइमिन जुड़ता है, कितने होंगे? 800 होने का मतलब ये तो टोटल 1600 बेस हो गए। 1600 बेस ही तो है ना, 800 ये बेस पेयर तो पूरा बच्चों, ये पूरा पेयर एक है, 800 पेयर है, 800 बेस पेयर है, लेकिन बेस कितने हो गए? 1600, 800 प्लस 800, टोटल बेस 6400 है। अगर बेस पेयर कैलकुलेट करना तो बेस पेयर से लेना है, बेस करना तो उसी से निकालना है। नाइट्रोजनस बेस टोटल कितने हैं? 6400
100, इसमें से माइनस कर दो किसते 1600। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, AD के अलावा G और C की आ जाएगी। बस तो माइनस करके देखो कितने आ जाएंगे, बोलो 0 0 कितने 8 4, ये वैल्यू G प्लस C की आ गई। तो दोनों की ये है तो अलग अलग निकाल लो। तो G अपना 2400 और C भी कितना आएगा 2400। नहीं है प्रॉब्लम, कर लेंगे। तो आज का बच्चों ये जो अपना लेक्चर था, हमने मोल बायो वाला एक चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें आज अपन ने इनिशियल स्टडी की थी कि आखिर न्यूक्लिक एसिड है क्या, जो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट है, शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन की बात की, पायरिमिडिन की बात की, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया। देन डीएनए पर आए थे अपन। डीएनए एंटी पैरेलल होता है, स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड उसके वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बेस स्टैकिंग होती है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड होता है। फिर बच्चों अपन एक चारगाफ इक्विवेलेंसी लूर के बारे में पढ़ा, बेस रेशियो के बारे में पढ़ा और कुछ उससे कनेक्टेड हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं इस लेक्चर को देखा सुना समझा अच्छे से होगा ना, अच्छे से देख लियो तभी आगे वाले लेक्चर समझ आएंगे, कनेक्टेड होता है। कोशिश करूंगा 5 एक लेक्चर में पूरे मोल बायो के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं करवा दूं, उसकी एनसीईआरटी भी बच्चों हम रीडिंग लगाएंगे और लास्ट वाले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम वाले क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है, आप यूं ही जुड़े रहें मयंक सर और स्वाभिमान के साथ। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।